हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किया और उनके साथ काफी कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा। पार्ट 2 के अंदर भी हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हों, और जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं पे बेस्ड है हमारे इस पार्ट के क्वेश्चंस, और आगे भी आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। देखिए, क्वेश्चंस वैरी कर जाते हैं लेकिन जो कॉन्सेप्ट एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है वो सेम होता है। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट अपने थ्योरी पार्ट्स में कवर किए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, उनको काफ़ी डिटेल में जाना है आपको, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में आगे हेल्पफुल करेंगे। और प्रीपोजिशन अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने नोट्स भी बनाएं, जो लिखवाया गया है उनको अच्छे से याद करें, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस याद करें और डेली रिवाइज करें। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चंस बन पाएंगे। और प्रीपोजिशन को समझने के लिए आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझना है, उसके मीनिंग को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि सेंटेंस बताया क्या जा रहा है, राइट। सो प्रीपोजिशन का आप पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के साथ हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एज अ नाउन, ये नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रीपोजिशन जो है हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है किसका, उससे पहले आए हुए वर्ड्स का और अपने ऑब्जेक्ट के साथ। इसीलिए प्रीपोजिशन का आना जरूरी है। अगर वो नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है तो वो किसी ना किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा, राइट। ये आप बात याद रखेंगे। अब हम क्वेश्चन 1 से डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर हमें दो टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक हम एरर फाइंड कर रहे हैं, दूसरा हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन 1 को हम डिस्कस करते हैं। सिंस यूनिवर्सिटीज हैव मोर स्पेस इन देयर कैंपसेस, दे हैव बीन आस्क्ड टू ओपन फायर डिटेक्शन कंट्रोल रूम्स एज अ मैंडेटरी मेजर। यानी इसमें कहने का क्या मतलब है इस क्वेश्चन में कि यूनिवर्सिटीज के पास, सिंस यहाँ पर बिकॉज का मीनिंग लेके आया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के पास बहुत सारा स्पेस होता है, यानी बहुत ज़्यादा एरिया, खाली स्थान होता है उनके कैंपसेस के अंदर। सो उनको बोला गया है कि आपको फायर डिटेक्शन कंट्रोल रूम खोलना है एज अ मैंडेटरी मेजर, राइट। तो अब ये जो ओपन स्पेस है ये कहाँ पर है, उनके कैंपस में। अगर आपसे पूछा जाए प्रीपोजिशन कहाँ पर, एक टू हो गया, राइट। टू ओपन ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, राइट। और इन प्रीपोजिशन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिंस यूनिवर्सिटीज हैव मोर स्पेस, कहाँ पर है, इन देयर कैंपसेस, तो इन नहीं होगा, ऑन देयर कैंपसेस होगा, राइट वर्ड होगा ऑन, इन की जगह। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल सिंस माई बर्थ। तो ये कोई बता रहा है कि मैं हैदराबाद में अपने अंकल के साथ रह रहा हूँ, कब से, अपने जन्म से। तो माय बर्थ के साथ सेंस बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ होगा वो कोई ना कोई फिक्स डेट होगी। तो आप जब डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो आप डे मेंशन करते हैं, मंथ मेंशन करते हैं और ईयर मेंशन करते हैं, यानी ये एक पर्टिकुलरली फिक्स्ड इवेंट है, राइट। तो यहाँ ये कोई टाइम पीरियड की बात नहीं करता है, ये उस पर्टिकुलर डे की बात करता है। आपने उसको एज अ मेन मेंशन किया है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज होता है, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद, तो वो कहाँ पर रह रहे हैं, लिविंग इन हैदराबाद, तो यहाँ पर इन के साथ हैदराबाद है, बिल्कुल सही है। किसके साथ रह रहे हैं, विद माई अंकल, तो एट माई अंकल नहीं होगा, विद माई अंकल होगा, राइट। सो सी पार्ट में एरर, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेदर परमिटिंग देयर विल बी अ गार्डन पार्टी ऑन द फार्म हाउस टुमारो। तो राइट, वेदर परमिटिंग, राइट, देयर विल बी अ गार्डन पार्टी, तो गार्डन पार्टी कहाँ पर है, ऑन दी फार्म हाउस के पास। तो यहाँ पर जब भी कोई इवेंट होता है तो वो ऑन दी नहीं, एट दी होता है, राइट, एट दी फार्म हाउस। तो इसको करेक्ट करेंगे, सी पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, माई फ्रेंड लिव्स एट अ ब्यूटिफुल हाउस नॉट मोर देन 5 मिनट्स फ्रॉम द बीच। तो जो इसका दोस्त है वो कहाँ पर रह रहा है, वो ब्यूटीफुल हाउस में रह रहा है, राइट, जो कि बीच से कितना दूर है, नॉट मोर देन कितना, 5 मिनट्स फ्रॉम द बीच, राइट। सो माय फ्रेंड्स, देखिए लिव के साथ इन आता है, लिव एट नहीं आएगा, लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस नॉट मोर देन 5 मिनट्स फ्रॉम द बीच। बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। Now question number 5, the cup of tea which has kept upon the table fell down। देखिए किसकी बात हो रही है, the cup of tea, यानी जो cup of tea कहाँ पर रखी हुई है, which was kept upon the table, जो टेबल पे रखी है, ये वो क्या कर गई है, वो fell down,
यानी वो गिर गई है। तो जरा ध्यान से देखिए, द कप ऑफ टी विच वॉज केप्ट अपॉन द टेबल नहीं होगा, विच वॉज केप्ट ऑन द टेबल वॉज फेल डाउन। सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एट द लास्ट अमर फाउंड नरेश अंडर द शेड ऑफ ट्री एंड ब्रॉट हिम बैक ऑन द सिटी। देखिए, एट लास्ट अमर फाउंड नरेश, अमर को नरेश कहाँ मिला? अंडर द शेड ऑफ ट्री एंड ब्रॉट हिम बैक टू द सिटी। तो उसको वो कहाँ पर बैठा मिला? अंडर द शेड ऑफ ट्री। तो आपको याद होगा शेड को लेकर मैंने बताया था, जैसे ये ट्री हो गया, राइट, इस ट्री की छाया होती है, तो ये छाया किसी न एक पर्टिकुलर एरिया में फैली होती है। तो जब भी आप शेड की बात करते हो ना, अंडर आप होते हो कि मान लीजिए पेड़ के नीचे बैठे हो, अंडर द ट्री है, राइट, पेड़ के नीचे बैठ गए आप, तो ये पेड़ हो गया, मान लीजिए इस तरीके से पेड़ फैला हुआ है, तो यहाँ नीचे आके आप बैठ गए, राइट। लेकिन आप छाया में बैठे हुए हो तो अंडर नहीं होगा, इन दी शेड ऑफ द ट्री होगा, राइट। वो पेड़ की छाया में बैठा है, ना कि पेड़ के नीचे, राइट। तो इन दी शेड ऑफ द ट्री, so B is the right answer. Now question number 7, mother sat through her chair, right, mother sat through her chair by the fire to read her book, but her 10 little boys were too noisy. देखिए, मदर सेट, मदर कहाँ बैठी हुई है? अपनी चेयर पे, किसके पास? आग के पास। क्यों? अपनी किताब को पढ़ने के लिए। बट उसके जो 10 लिटिल बॉयज हैं वो क्या है? टू नॉइजी, वो ज्यादा शोर मचा रहे थे। तो जरा आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर थ्रू आएगा? मदर सेट, थ्रू नहीं, मदर सेट इन हर चेयर, वो अपनी चेयर में बैठी हुई है। देखिए, बहुत से बोलते हैं कि सेट ऑन द चेयर, सेट ऑन द स्टूल, स्टूल इस तरीके से होगा, राइट, सपोज ये स्टूल हो गया, राइट। अब जब भी आप ऐसे स्टूल्स पे बैठते हो तो इसके बोलते हैं ऑन द स्टूल, राइट। लेकिन जब आप चेयर पे बैठते हो तो आपने देखा होगा ये चेयर है, राइट, तो ये इस तरीके से चेयर के ये 4 पैर हो गए, तो आपने देखा होगा चेयर के यहाँ पर ऐसे करके हाथ लगे रहते हैं, राइट, जिन पे आप इस तरीके से हाथ रखते हो अपने, राइट, इस तरीके से। तो आप क्या उसके अंदर बैठते हो, तो इसीलिए उसको बोला जाता है इन हर चेयर, राइट। स्टूल के आप ऊपर बैठते हो, चेयर में आप उसके अंदर बैठते हो, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया इन हर चेयर। सो ए इज द राइट आंसर, ए में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड दैट इफ आई फाउंड द फ्रंट डोर लॉक्ड आई वॉज टू गो राउंड टू द बैक। देखिए, उसने बोला था इफ आई फाउंड, अगर उसे फ्रंट डोर लॉक मिलता है तो आई वॉज टू गो अराउंड, मैं गया था क्या? राउंड टू द बैक, राइट। तो गो राउंड नहीं होगा, गो अराउंड होगा, राइट। तो यहाँ पर गलत प्रीपोजिशन दिया हुआ है, राउंड नहीं, गो अराउंड टू द बैक, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई रिग्रेट टू ब्रिंग टू योर kind notice that my son Sachin Dubey of 5th standard of your school has been found to be much distressed and out of sorts for the last few days. तो देखिए, I regret, अब किस चीज का रिग्रेट है? To bring to your kind notice that my son Sachin Dubey of 5th standard, right, Sachin Dubey of 5th standard, right, of your school has been found to be much distressed and out of sorts फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो राइट, इसमें आपको प्रीपोजिशन बताना है, तो यहाँ पर आएगा दैट माई सन सचिन दुबे एट 5th स्टैंडर्ड। अब वो सचिन दुबे किस में है? 5th स्टैंडर्ड में ना, एट 5th स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल, सो बी पार्ट में है, ही इज इन, राइट, इन होगा या फिर ही इज एट 5th स्टैंडर्ड, राइट, तो यहाँ पर एट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, while initial reports indicate that the brand has been well received at the capital, it is still too early to say how much of an impact it will have in the long run. While initial reports क्या indicate कर रही हैं? That the brand has been well received at the capital, यानी जो brand है उसको अच्छा खासा capital मिला है, तो well received at the capital नहीं होगा, in the capital होगा, well received in the capital. It is still too early to say how much of impact on it will have in the long run. So B part में error है, at नहीं होगा, in होगा, right. Now question number 11, I have searched all relevant books into the library before writing this note. So देखिए, I have searched all relevant books, तो इसने ये सारी बुक्स कहाँ पर सर्च करी? लाइब्रेरी में सर्च करी इस नोट को लिखने से पहले, तो यहाँ पर into the library नहीं होगा,
आई हैव सर्च्ड और रिलेवेंट बुक्स इन दी लाइब्रेरी होगा, तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। इनटू की जगह क्या पर यहाँ पर यूज होगा इन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, as the prison will get an official telephone facility soon, the prisoners won't have to make calls in discreet manner through smuggled mobile phones। तो as the prison will get, जैसे ही प्रिजन को क्या मिल जाएगा, एक ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी, प्रिजन का मतलब जेल, तो क्या होगा, जो प्रिजनर्स हैं उनको कॉल नहीं करनी पड़ेगी डिस्क्रीट मैनर से, जैसे वो फोन को स्मगल्ड करके कॉल करने के लिए फोन स्मगल करके मंगवाते थे, वो नहीं करना पड़ेगा, फिर वो प्रिजन की टेलीफोन फैसिलिटी से कॉल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है, एज द प्रिजन विल गेट एन ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी सून द प्रिजनर्स वुड नॉट हैव टू मेक कॉल्स इन डिस्क्रीट मैनर बाय स्मगल्ड मोबाइल फोन्स, राइट, बाय स्मगल्ड मोबाइल फोन होगा, राइट। सो यहाँ पर वो नहीं होगा, थ्रू स्मगल्ड मोबाइल फोन नहीं होगा, बाय स्मगल्ड मोबाइल फोन होगा। तो डी पार्ट में एरर, इसको आप करेंगे, राइट। ये देखिए स्मगल्ड मोबाइल जो है ना, फोन्स हमारा क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव हो गया कौन से फोन, मोबाइल फोन्स जो मूव कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, आजकल तो मोबाइल फोन हम एक ही को बोलते थे, इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। अगर दो नाउन्स आपस में जोड़े जाते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, लेकिन मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स, तो जो फोन है ना वो नाउन होता है। तो उससे पहले वाले वर्ड हो गया मोबाइल, मोबाइल का मतलब अ फोन विच कैन बी मूव, अब फोन तो मूव करेगा नहीं, उसे हम मूव करवा पाते हैं, राइट। मोबाइल का मतलब होता है, मीनिंग होता है जो मूवेबल हो। स्मगल्ड यहाँ पर अगेन ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, राइट। सो बाय फोन्स होगा तो बाय स्मगल्ड मोबाइल फोन्स होगा, राइट। तो डी पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दिए गए ऑप्शंस में से। सोशल वर्कर्स हैज championed the cause from the weak and oppressed for the last 4 decades. The social worker has championed the cause from the weak. तो cause from the weak होगा या cause of the weak होगा, तो जरा इसको ध्यान से देखिए, has championed the cause, right, तो cause of होगा, आपको प्रीपोजिशन बताना है, cause for होगा, अगेन cause for होगा, तो गलत है, हमारा क्या होगा, cause of होगा। सो ए इज द राइट आंसर। हैज बीन चैंपियनिंग, तो ये भी सही है क्योंकि हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी है, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्टिमिज्म coupled with faith in and hopes of future is the key of progress। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा, फेथफुलनेस इन होगा या एंड होप्स ऑफ होगा, फेथ विद होगा, हेल्पिंग ऑफ होगा, फेथ होगा। देखिए अगर आप विद प्रीपोजिशन लगा रहे हो और इसके साथ आपको नाउन चाहिए, तो नाउन इसमें से कौन से हैं, राइट। तो फेथफुलनेस एंड होप्स, तो फेथफुलनेस एंड होप होगा, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इट इज नॉट अ गुड थिंग दैट ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव एक्सेस टू गवर्नर, राइट। ये अच्छी बात नहीं है, कुछ ही ऑफिशियल्स को जो एक्सेस है किससे मिलने का, गवर्नर मिलने का। हैव एक्सेस के बाद हमें बताना है, हैव एक्सेस टू होगा, हैव एक्सिस्ट फॉर होगा, हैव एक्सेसिबिलिटी फॉर होगा, हैव एक्सीड फॉर होगा, तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो यानी हैव एक्सेस टू द गवर्नर, ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वंस द इवेंट इज ओवर मैनी पीपल क्लेम क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड डिसोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर। देखिए वंस द इवेंट इज ओवर, एक बार अगर इवेंट खत्म हो जाता है तो बहुत सारे मैनी पीपल क्या करेंगे, क्लेम करेंगे क्रेडिट फॉर सक्सेस, क्रेडिट पाने के लिए, सक्सेस का क्रेडिट पाने के लिए, एंड डिसोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेवर। अगर देखिए क्या होता है, एक बार जब इवेंट खत्म हो जाता है ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं सक्सेस को क्रेडिट लेने के लिए कि जी हमारी वजह से अच्छा हुआ है, लेकिन अगर फेलियर आ जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होता। तो वहीं बोला डिसओइंग, यानी ओन अप करना मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, राइट। तो डिसोइन कर देंगे फेलियर को कि हमें नहीं पता ये कैसे हो गया, सो डिसोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो देखिए इसमें से आप बताइए, यहाँ पर फॉर सक्सेस लिखा एंड उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ गया, तो ये गलत है, यहाँ पर होगा फॉर सक्सेस बट डिसओन, सी इज द राइट आंसर। हमें सेम फॉर्म कनेक्ट करनी है, राइट। सो फॉर सक्सेस बट डिसओन फेलियर, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, farmers in our country suffer because of an over dependence of rain। हमारी कंट्री में फार्मर्स क्यों सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ओवर डिपेंडेंस है किस पे, ऑन रेन
एंड द थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड। और जो थ्रेट है नेचुरल कैलेमिटीज से जैसे कि फ्लड, तो इसमें आपको बताना है क्या होगा। थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज होगा, राइट। थ्रेट अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटीज होगा, थ्रेटेन ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज होगा, नेचुरल कैलेमिटीज होगा थ्रेटेंड। तो इसमें क्या होगा, द थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। तो राइट, सो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन रख सकते हो या क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही एग्जामिनर ने दे दिए थे, ए और ई, थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज और नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो राइट, इसमें भी कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ ट्रू लीडर्स लाइफ इज अ सागा ऑफ डेडिकेटिंग टू द कॉज ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी एक ट्रू लीडर की जिंदगी कैसी है, सागा होनी चाहिए, कैसे, डेडिकेटिंग टू द कॉज ऑफ वेलफेयर, यानी किसी कॉज ऑफ वेलफेयर लोगों के लिए किस तरीके से डेडिकेट किया गया है, राइट। ऑफ डेडिकेटिंग टू होगा, ऑफ डेडिकेटेड होगा या ऑफ डेडिकेशन। देखिए, जब भी आप ऑफ के बाद आपको क्या यूज करना है, नाउन यूज करना है। तो यहाँ पर डेडिकेशन, नाउन जो डेडिकेशन आप यूज करोगे ना, वो ज्यादा अच्छा नाउन है यहाँ पर, राइट। डेडिकेटिंग की जगह हम यहाँ यूज करेंगे सेगा ऑफ डेडिकेशन टू, तो डेडिकेशन आप यूज करोगे। आपने ये नाउन में भी पढ़ा होगा कि जिसके पीछे हम ION यूज कर देते हैं वो हमारा नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तरीका होता है नाउन ये याद करने का, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। सो 18 का हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा फुले's लाइफ वॉज अ सागा ऑफ डेडिकेटिंग इन द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो अभी हमने ये करा है, तो इन यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, ऑफ डेडिकेशन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेडिकेटिंग नहीं होगा, डेडिकेशन हो जाएगा। सो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, राइट। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द डिटेक्टिव सेज दैट देयर इज नो चांस फॉर फाइंडिंग द पर्सन who wrote these letters। तो the detective says that, डिटेक्टिव ने क्या बोला, there is no chance, कोई भी चांस नहीं है, for finding the person who wrote this letter, right। तो डिटेक्टिव ने बोला कि कोई चांस नहीं है उस व्यक्ति को ढूंढने का जिसने ये लेटर लिखे हैं, राइट। सो यहाँ पर हमें एरर बतानी है, तो द डिटेक्टिव सेज दैट there is no chance of, chance of होता है, there is no chance of finding the person who wrote this letter, right। B is the right answer, B में एरर है, इसको आप टिक करेंगे। Now question number 21, Surekha was trying for admission in the engineering college even though her parents wanted her to take up medicine। तो सुरेखा क्या कर रही है, वो ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है अपना एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज लेने में। तो वो कोशिश कर रही थी एडमिशन अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में लेने के लिए, पर उसके फादर जो है या उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते थे वो मेडिसिन पढ़े। तो राइट, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट प्रीपोजिशन होगा। तो सुरेखा वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन, नहीं, एडमिशन टू दी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो एडमिशन टू होता है, एडमिशन के साथ टू यूज करते हैं, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी प्रूडेंटली एंड मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट से आप अच्छे से पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कहाँ से, इन्वेस्टमेंट से। सो डी भी राइट है, और ऑफ इन्वेस्टिंग मनी ये भी बिल्कुल सही है। सो ई, देयर इज नो एरर, क्योंकि ऑफ इन्वेस्टिंग मनी आ गया प्रूडेंटली, एंड के साथ देखिए अगेन मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट, राइट। सो डी इसमें होगा ई, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द एलिगेंटली डिजाइन्ड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस विद द स्टाइल, वैरायटी एंड कलर, राइट। द एलिगेंटली डिजाइन्ड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस विद स्टाइल नहीं होगा, एम्फेसिस फॉर स्टाइल। एम्फेसिस किसका, स्टाइल का, वैरायटी का और कलर का। तो एम्फेसिस फॉर स्टाइल, वैरायटी, कलर, राइट। तो डी पार्ट में एरर, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ही हैज नो अफेक्शन विद एनीबडी इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। तो उसका क्या नहीं है, कोई भी अफेक्शन नहीं है किसी के साथ। ही हैज नो अफेक्शन विद एनीबडी नहीं होगा, ही हैज नो अफेक्शन फॉर एनीबडी। आपको उसको किसी के लिए भी अफेक्शन नहीं है, किसी के साथ नहीं, किसी के लिए भी अफेक्शन नहीं है। सो ही हैज नो अफेक्शन फॉर एनीबडी। सो बी पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, नेवर डिस्पाइज एनीवन एट ऑल फॉर द contempt implies a triumph over the pleasure in the illness of other। So never despise anyone at all for
कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ ट्रिम्फ ओवर, ट्रिम्फ का मतलब होता है किसी लाइक प्लेजर के लिए, राइट, किसी संतुष्टि के लिए, एंड प्लेजर इन द इलनेस ऑफ अदर, यानी किसी को दुख करके जो प्लेजर या इलनेस का नहीं प्राप्ति होनी चाहिए, राइट। तो इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट, ये बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्यूल एफिशिएंट कार by gas guzzlers was the most notable change in the market during 1970s। तो 1970s में क्या हुआ? The substitution of fuel efficient cars by gas guzzlers was the most notable change। तो जो गैस guzzlers के साथ जो fuel efficient cars थी उनका जो हमने चेंज करा वो सबसे ज़्यादा notable change था जो मार्केट में हुआ 1970s में। तो बाय होगा यहाँ पर, करेक्ट प्रीपोजिशन गलत है, ये बाय नहीं होगा। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्यूल एफिशिएंट कार्स, तो सब्स्टिट्यूशन किसके साथ है? गैस गजलर्स के साथ है, राइट। तो बी पार्ट में एरर है, बाय नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन विद गैस गजलर्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द ऑथर इन द पोस्ट स्क्रिप्ट ऑफ हिज बुक हैज एडेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ एन एल्डरली लेडी। द ऑथर इन द पोस्ट स्क्रिप्ट ऑफ हिज बुक, तो द ऑथर इन द पोस्ट स्क्रिप्ट, राइट। अब आपको बताना क्या होगा, ऑफ हिज बुक होगा या टू हिज बुक होगा? तो ऑफ गलत है। द ऑथर इन द पोस्ट स्क्रिप्ट टू हिज बुक एडेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ एन एल्डरली लेडी, तो बी इज द राइट आंसर। बी में ऑफ नहीं, टू यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इवन टुडे देयर आर सेवरल मिलियन पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, राइट। इवन टुडे there are several million people who do not have access to banking services। access के साथ to आता है, access to, right, उनके पास access नहीं है, right। ये fixed preposition याद रखिएगा, access के साथ आता है to, access to banking services, right। now question number 29, there is a shortage for qualified staff in many software companies in India, right। there is a shortage for नहीं होता, shortage of होता है, right। shortage for नहीं, shortage of, राइट, शॉर्टेज ऑफ, ये याद रखेंगे आप। सो बी पार्ट में एरर है, 4 की जगह क्या हो जाएगा? ऑफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, वी हैव बीन सॉट क्लियरेंस इन एडिशन एक्सपेंडिचर इन अकर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। वी हैव सॉट क्लियरेंस ऑन एडिशनल एक्सपेंडिचर, क्लियरेंस किसके ऊपर है? एडिशनल एक्सपेंडिचर के ऊपर है ना, जो इनकर्ड किए गए प्रोजेक्ट के दौरान। सो ऑन एडिशनल क्लियरेंस किसके ऊपर है? एडिशनल एक्सपेंडिचर के ऊपर है, तो बी इज द राइट आंसर। इन नहीं होगा, यहाँ पर ऑन होगा। सो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, कुछ बेसिक प्रीपोजिशन है जो आपको अंडरस्टैंडिंग से याद करना है। तो थ्योरी पार्ट को अच्छे से रिवाइज करिए, वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा प्रीपोजिशन आपको बताए हुए हैं, कौन सा पर्टिकुलर वर्ड के साथ किस तरीके का प्रीपोजिशन यूज़ करना है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में भी पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर ईजिली आपसे जो है क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।